एक सेकेंड। हाँ, आप लोग भी आज ये वाली जो प्रैक्टिकल की मैं वीडियो सेंड करूँगी, ये वाली वीडियो सब बच्चे देखें और एक बार अपने काम में अगर कुछ कमी है या कुछ गलत हो गया या कुछ भी है तो वो चीज़ ठीक करूँ, ठीक है। आपको उसके बाद भी समझ नहीं आता तो जैसे ही आपका कल आई थिंक कल, हाँ कल फिर एक प्रैक्टिकल की क्लास रख लेते हैं। आज आप देख लो वीडियो, नहीं समझ आती तो कल शाम को एक प्रैक्टिकल की क्लास रख लेंगे 6 बजे के करीब। यस मैम, शाम को। यस ठीक मैम, है, 6 बजे। मैम। हाँ गुड यस मॉर्निंग। ठीक है, पहले ये वीडियो देख लो। आई थिंक ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसमें समझ आ जाएगा क्योंकि काफ़ी कुछ है नहीं इसमें तो करने के लिए। बस मेन टेबल्स का मैंने समझाया है तो वो देखो। उसके बाद भी नहीं आता तो फिर एक आज 6 बजे क्लास शेड्यूल कर लेंगे और उसमें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, 12th आई और जी यस दोनों। मैं 16 मैंने जनवरी की बोला हूँ आपको फाइल्स कंप्लीट करने को, और आज 2 फरवरी हो गई है और अभी भी नहीं है। तो मैं आपको आखिरी डेडलाइन अब दे रही हूँ 6 फरवरी तक। ठीक है, संडे है 6 फरवरी को, क्योंकि शायद आपके 7 तारीख से स्कूल खुल ही जाए। तो अगर 7 से यस मैम, तक मैं आपका बोल रही थी। 6 तक आपका काम हो जाएगा कंप्लीट, तो 7 को आपके अगर स्कूल खुल जाएंगे तो फिर हम फिजिकली फाइल चेक कर लेंगे। नहीं होते एटलीस्ट मुझे आइडिया लग जाएगी किस किस बच्चे का काम कंप्लीट है किसका नहीं है। ठीक है, डन। यस मैम। मैम और को वीडियो बना के आपको सेंड कर दे। हाँ कर दो। मैं इतने दिनों से बोल रही हूँ, मैंने 29 तारीख दी थी आपको, 29 को भी नहीं आया मेरे पास। मैम आज ओके मैम। भेज दूंगी शाम को। अब मैंने वीडियो में बोल रही हूँ जो, ये वीडियो देख लेना सब बच्चे। अगर कुछ कमी है, कोई टेबल गलत हो गया है या कुछ है तो उसको पहले ठीक करो और फिर फाइल भेजो। मैं बार बार आपको वही चीज़ पॉइंट आउट करती हूँ, आप लोग देखते नहीं हो, आप बात सुनते नहीं हो। आपने बस वो एक कोई फाइल होती है उसमें से कॉपी किया होता है, उसी को ही कॉपी करते रहते हो। मैं आपको बोल चुकी हूँ कि पिछली बार भी लॉकडाउन था तो वो बच्चों ने कईयों ने गलतियाँ कर रखी हैं। अब वही गलतियाँ दोहराओ मत, क्योंकि पिछली बार भी प्रैक्टिकल तो हुआ ही है। बच्चों के जो नंबर प्रैक्टिकल के लगे हैं वो एक्सटर्नल मैम खुद लगा कर गई हैं। आपके केस में भी प्रैक्टिकल होगा ही, तो प्रैक्टिकल होगा तो एक्सटर्नल मैम खुद नंबर देंगी और इस वाले में एक्सटर्नल आएंगी। ठीक है, फुल नंबर चाहिए। प्रैक्टिकल में नंबर गंवाना बेवकूफ़ी होगी। अगर आप प्रैक्टिकल में भी फेल हो जाते हो उसमें नंबर नहीं लगते आपके, तो मत करो। जहाँ नंबर मिलने का चांस है, जहाँ फुल नंबर आ सकते हैं वहाँ फुल नंबर लो, बस थोड़ा काम करना पड़ेगा। अभी भी टाइम है काफ़ी, कर सकते हो क्योंकि कोर्स हमारा हो गया, मतलब इस हफ्ते तक हो ही जाएगा, परसों तक कंप्लीट। 2 क्लास का ही काम है, ज़्यादा कुछ खास बचा नहीं है इस चैप्टर में। तो इसके बाद हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे। रिवीजन पे हमें मेन फोकस करना है क्योंकि वो मेन मुश्किल होते हैं नंबर लाने। प्रैक्टिकल वगैरह आप अगर बात ध्यान से सुनोगे जो आपको बोला जा रहा है तो आपको कोई मुश्किल नहीं है नंबर लेकर आने। क्लियर है ये सब बच्चे? जो मैं आपको इसके बाद वीडियो में 2 वीडियो, एक तो आज की क्लास की रिकॉर्डिंग भेजूंगी, एक प्रैक्टिकल वाली रिकॉर्डिंग भेजूंगी। ठीक है, दोनों देखनी है आप लोगों ने। दोनों में चाहे वो बच्चा बाद में रिकॉर्डिंग ही क्यों ना देखता हो, दोनों देखो। अब वो ये ना, आप लोग फॉर्मेलिटी के लिए अटेंडेंस मार्क कर देते हो पर वीडियो खोल कर भी नहीं देखते हो, क्लास अटेंड नहीं करते हो, फिर आप लोगों को समझ ही नहीं आता क्या हुआ, क्या बोला मैम ने, क्योंकि सुना ही नहीं। हमने तो सिर्फ अटेंडेंस लगानी थी, हमने लगा दी। अब मैं घर घर जाके मैं देख तो नहीं सकती कौन बच्चा देख रहा है, कौन क्लास सही में जेन्युइनली अटेंड कर रहा है या सिर्फ अटेंडेंस मार्क कर रहा है। अब आप अपना स्मार्टनेस दिखा रहे हो बट आप बाद में बहुत पछताओगे। जो आपको क्लास में इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस की है वो नहीं समझ आएंगी और फिर बार बार सेम रिपीट करते हो गलतियाँ। तो मत करो। ईमानदारी के साथ जो समझा रही हूँ समझ लो, आपकी भलाई के लिए, किसी और का फ़ायदा नहीं होगा इससे। नाउ बैक टू दिस फैशन व्यापार, यहाँ से कंटिन्यू करना था हमने। ये फैशन का विकास का चक्र समझ आ गया। क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड कि कितने स्टेप्स होते हैं फैशन के चक्र में। 5 स्टेप होते हैं। पहला, फैशन जब प्रस्तुत होता है, स्टाइल प्रस्तुत होता है, फिर धीरे धीरे लोकप्रिय होता जाता है, फिर लोकप्रियता की एक पीक आ जाती है, पराकाष्ठा आ जाती है, पीक आ जाती है कि इससे ऊपर नहीं जा सकता। सब लोग अब आपको एक ही कपड़े पहने हुए देखेंगे वैसे। फिर उसके बाद लोग बोर हो जाते हैं, फिर कमी हो जाती है लोकप्रियता में, और फिर एकदम से प्रचलन खत्म हो चुका होता है, फैशन निकल जाता है। इस तरीके से चक्र चलता है। ये 4-5 स्टेप आपको पता होने चाहिए। क्वेश्चन आपका आता है 5 नंबर का।
आई बात समझ? यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट आपका है फैशन व्यापार। अब होता क्या, मैं आपको बता चुकी। फैशन व्यापार का मतलब क्या है कि जो भी चरण फैशन को बनाने में या कपड़े को तैयार करने में इन्वॉल्व होते हैं, उससे संबंधित कोई भी व्यापार है, कोई भी काम है, चाहे एक बटन बनाना, चाहे धागा बनाना, चाहे कपड़ा बनाना, चाहे रंग करना, या सामान को इधर खरीद कर दूसरे जगह पर भेजना, तो वो सब भी फैशन व्यापार का ही हिस्सा होता है। तो फैशन व्यापार का अर्थ है कि बिक्री को प्रोत्साहन के लिए सही समय पर, सही स्थान पर और सही मूल्य पर आवश्यक योजना बनाना। कैसे हमारा व्यापार सही होगा? जब हम सही समय पर, मतलब जो फैशन अभी चल रहा है उसी समय पर, सही जगह पर, सही जगह यानी कि जो लोग हमारी टारगेट ऑडियंस है उसके लिए हम सही चीज़ दे रहे हैं, सही स्थान पर दे रहे हैं और सही मूल्य पर, कि जो उनका बजट है। मैं अगर बहुत बड़ा स्टोर खोल रही हूँ ऐसी जगह पर जहाँ ज़्यादातर मिडिल क्लास लोग रहते हैं, तो मेरा व्यापार प्रसिद्ध होगा, हाँ या ना? नो बताओ। मैम। जैसे मैं उत्तम नगर में मैं बहुत एक्सपेंसिव जो है कोई दुकान, कोई बहुत ही डिज़ाइनर स्टोर खोल रही हूँ, तो क्या वहाँ पे कुछ चलेगा? नो मैम। नहीं चले, क्योंकि ज़्यादातर हमारा टारगेट ग्रुप क्या है, मिडिल क्लास लोग हैं। अब वो इतने ज़्यादा लाखों करोड़ों रुपए तो नहीं खर्चेंगे ना ड्रेस के ऊपर, तो वहाँ मेरा स्टोर जो है वो कामयाब नहीं होगा। तो इसीलिए सही स्थान पर, सही समय पर, यानी कि जो फैशन अभी चल रहा है उसी समय पर आप उसको चलाओ। यानी कि जब वो निकल जाता है, जब हमारा अप्रचलन हो जाएगा, और तब मैं क्या कर रही हूँ, उस समय पर मैं वो चीज़ें बेचना शुरू कर रही हूँ, तो मेरा जो है व्यापार सही नहीं होगा। सही मूल्य मैंने बता दी, सही मूल्य यानी कि जो हमारी टारगेट ऑडियंस है, जो टारगेट ग्रुप है, उसके बजट के हिसाब से ही चीज़ों को बेचना। ठीक है, आई बात समझिए? अब ये करने के लिए योजना सही बनाना। यदि इन सभी स्थितियों की योजना बनाई जाए तो अधिकतम लाभ प्राप्त किया जा सकता है। अगर हम सही तरीके से इन चीज़ों को गैस कर ले, एस्टिमेट लगा ले, तो हमारा जो है लाभ हम कमा सकते हैं। ठीक है, तो यानी हर कोई इंसान नहीं कर सकता ये चीज़। जिसको अंदाज़ा लगाना आता है कि अब इस समय पर ये फैशन आएगा और मेरा टारगेट ग्रुप ये है, इतना मेरे लोग हैं जो मेरे पास आ जाएंगे लेने, तो उसी हिसाब से मुझे इसका मूल्य निर्धारित करना है, उसी हिसाब से मुझे अपना स्टॉक रखना है, ताकि एक समय ऐसा ना हो कि मेरा कुछ भी सामान बिके ना और मेरा नुकसान हो जाए, क्योंकि मैं तो खरीद कर लेकर आई हूँ ना। तो इसलिए ये जो इंसान सही तरीके से अनुमान लगा लेता है वो जो है वो लाभ कमा सकता है। व्यापारी वह होता है जो प्रेरणा को डिज़ाइन में परिवर्तित करने को सुसाध्य बनाता है। तो व्यापारी कौन है? मर्चेंडाइजर जो हम बोल रहे हैं, कौन है कि जो किसी को प्रेरणा आई, कोई कहीं से कोई आइडिया आया, कोई इंस्पिरेशन मिली, अब उसको असली डिज़ाइन में परिवर्तित करने को आसान बना दे, तो उसे हम क्या कहेंगे? व्यापारी कहेंगे। ठीक है, अब आसान बना दे यानी किसी भी तरीके, मैंने कहा ना कि जो बटन्स बना रहा है, अब किसी की इमेजिनेशन थी ऐसा बटन, तो वो अगर वो बटन वैसा का वैसा इमेजिनेशन वाला बना कर दे दे, तो वो क्या कहलाएगा? वो भी व्यापारी कहलाएगा। ठीक है, कहीं से उसको ढूंढ कर ला कर दे दे, वो भी व्यापारी कहलाएगा डिज़ाइनर को। आई बात समझ? यस और नो? यस। यस मैम। ठीक है, संकल्पना के लिए प्रौद्योगिकी का भी उपयोग करता है। अब टेक्नोलॉजी का भी उपयोग कर रहा है। जैसे मैंने कहा सिंपल कोई बटन किसी को अलग सा दिमाग में डिज़ाइन आया, अब उसके लिए टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर कर ही बटन बना सकता है, अपने आप तो नहीं बनेगा। और फैशन उद्योग में उपभोक्ताओं की आवश्यकता और मांगों के लिए उत्पादनों के नियोजन, उत्पादन संवर्धन और वितरण पर ध्यान देता है। और जो है उपभोक्ता, जो खरीदने वाला है, उसकी ज़रूरतों का भी ध्यान रख रहा है, और जो उत्पादन, जो चीज़ बन रही है उसकी शुरू से लेकर नियोजन, प्लानिंग करना, उत्पादन उसको बनाना, उसको कम्युनिकेट करना, और फिर उसका वितरण, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, उसको बाज़ार में उपलब्ध कराना, लोगों तक पहुंचाना, ये सभी चरणों पर अपना योगदान जो व्यक्ति देता है वो कौन होता है? व्यापारी होता है। तो हमने पहले बात की थी कि फैशन व्यापारी हर चरण, कुछ भी चीज़ हो फैशन से रिलेटेड,
उसे अगर उपलब्ध कराने का, उसे आसान बनाने का काम कर रहा है तो वो फैशन व्यापारी कहलाता है। आई बात समझ सबको? Yes, ma'am. ठीक है। फैशन व्यापार को अच्छी तरह समझने के लिए महत्वपूर्ण है कि फैशन की वस्तुओं के उत्पादन, क्रय, संवर्धन और विक्रय में व्यापारियों की भूमिका की परख की जाए। अब यही हमने जो चरण पढ़े कि या तो वो खुद उत्पादन करने वाला होगा, या वो खरीदेगा, या वो लोगों को एडवर्टीजमेंट करेगा, या वो बेचेगा। तो उसमें जो है वो उसकी सही इंसान को सही जॉब दी जाए। ठीक है, जो जिस काम के लायक है उसको वही काम दिया जाए, उसकी परख सही किए जाए। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है अगर हम फैशन व्यापार को समझना चाहते हैं। तो पहला है विनिर्माण। विनिर्माण का मतलब क्या होता है? मैम किसी चीज को बनाना। हाँ, किसी चीज़ को बनाना यानी मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, तो अगर वो जो फैशन व्यापारी है वो क्या कर रहा है? बनाने का काम कर रहा है, विनिर्माण उत्पादन का काम कर रहा है। तो विनिर्माण में फैशन व्यापारी किसी एक परिधान को बनाने के विभिन्न प्रकार के कपड़ों का उपयोग करते समय बहुत अधिक सावधानी बरतता है। तो वो कोई भी चीज़ का अलग, जैसे मैंने सिंपल आपको बटन बनाने के लिए भी अगर कपड़े का उपयोग हो रहा है, जेब लगाने के लिए भी कपड़े का उपयोग हो रहा है, तो वो चीज़ वो विनिर्माण करते समय, निर्माण करते समय, उत्पादन करते समय, कपड़े को यूज़ करते समय बहुत सावधानी बरतता है। वस्त्र की ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सूझबूझ होने पर डिज़ाइनर की कल्पना शक्ति को वास्तविकता में बदलने हेतु मदद मिलती है। अब डिज़ाइनर कौन होता है? डिज़ाइनर तो वो इंसान होता है जो जिसको कोई आइडिया, कोई इंस्पिरेशन मिलती है और वो उसको कागज़ पर उतारता है ना। डिज़ाइनर तो वो होता है। अब उस डिज़ाइनर की जो सोच थी, जो उसने कागज़ पर बनाया, उसको असली में जो है वो तैयार करना जो है वो कौन कर रहा है? फैशन व्यापारी कर रहा है। ठीक है, जो उत्पादन के क्षेत्र में इन्वॉल्व है। तो इसके लिए उसे ये पता होना चाहिए कि कौन सा कपड़े का इस जो बना है डिज़ाइन कागज़ के ऊपर, इसमें कौन सा कपड़ा अच्छा लगेगा, कौन से अगर शाइनी लुक आना है तो कौन सा कपड़े का प्रयोग करना है, अगर इसमें कोई सांस्कृतिक डिज़ाइन है तो उसके लिए किस प्रकार के कपड़ों का प्रयोग करना है। वो जो पेपर पे और असलियत में उसको उतारने में कोई अंतर ना हो, बिल्कुल एग्जैक्ट वही बने, इसका भी ध्यान उसे रखना होता है। तो अगर किसी को नॉलेज ही नहीं होगी कपड़े से रिलेटेड तो वो फैशन व्यापारी नहीं बन सकता, स्पेशली जब वो विनिर्माण के क्षेत्र में हो। आई बात समझ? Yes, ma'am. ठीक है। कपड़े और परिधान निर्माण के ज्ञान का उपयोग करते हुए ना, उसे क्या है? कपड़े और निर्माण दोनों का जो है ज्ञान होना चाहिए। फैशन व्यापारी डिजाइनर द्वारा तैयार किए गए परिधान को ले लेता है और इसके उत्पादन का श्रेष्ठ तरीका ढूंढता है। अब जो डिजाइनर ने उसको परिधान बनाकर दिया, उसको लेता है और उसको सही तरीके से कैसे तैयार किया जाए। अब इसमें क्या है सही तरीके से, यानी कि कपड़े का मूल्य, जो भी चीज़ों की सामग्री यूज हो रही है वो बजट में भी हो, ये भी चीज़ ध्यान रखनी होगी। क्योंकि हमने कहा ना कि टारगेट ग्रुप को भी हमें ध्यान में रखना है। फैशन व्यापारी क्या है? वही फैशन एक जो है मिडिल क्लास इंसान भी अफोर्ड कर सके और वही फैशन एक अपर क्लास इंसान भी वो अफोर्ड कर सके। दोनों को ध्यान में रख कर अपने लक्षित समूह के हिसाब से ही उसे चीज़ों का प्रयोग करना होगा। आई बात समझ? तो अगर उसको कोई शाइनी कपड़ा चाहिए, अगर वो अमीर ग्रुप को दे रहा है तो वो असली सिल्क वगैरह यूज़ कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर वो मिडिल क्लास के लिए यूज़ कर रहा है तो उसको कोई सिल्क का सब्स्टिट्यूट ढूंढना पड़ेगा जो सिल्क जैसी प्रॉपर्टी जिस कपड़े की हो। आई बात अब समझ? तो किस लक्षित समूह के लिए किस प्रकार की सामग्री देनी ताकि डिजाइनर का डिजाइन भी वैसा का वैसा नजर आए, जो उसकी संकल्पना, जो उसका इमेजिनेशन थी वो भी वैसे की वैसी रहे और उसको नुकसान भी ना हो और उसका जो सामान है वो बिकने के काबिल भी हो जाए। तो विनिर्माण के क्षेत्र में इन चीज़ों का ध्यान इंसान को दें। पहला तो उसको कपड़े के बाद से रिलेटेड कैसे निर्माण होता है, कैसे कपड़े का प्रयोग होता है, ये सब जानकारी, उसको जो कल्पना है उसको वास्तविकता में उतारने की भी नॉलेज होनी चाहिए और उसको जो है ये चीज़ें कॉस्ट वगैरह कपड़े का ये सब चीज़ों का भी ध्यान में रखना होता है। जो व्यक्ति विनिर्माण के क्षेत्र में जो है वस्त्र क्या बोलते हैं वो करता है, फैशन व्यापार करता है। ठीक है। दूसरी जो स्टेज होती है फैशन व्यापार की होती है क्रय।
तो अगर कोई इंसान जो है खरीद कर कोई चीज़ बेचने का काम करता है, क्रय विक्रय से संबंधित है, तो वो भी फैशन व्यापारी कहलाता है। तो क्रय फैशन व्यापार का हिस्सा बन जाता है जब एक व्यापारी फैशन की सामग्री दुकान में रखने के लिए खरीदता है। तो जो हमने बताया ना, आपके घर के आसपास कोई दुकानें हैं कपड़े की, तो वो खुद नहीं बना रहे, वो क्या कर रहे हैं, कहीं से खरीद कर लेके आते हैं और फिर बेच देते हैं आप लोगों को। तो ये वो वाली स्टेज है, ठीक है। मतलब क्रय का मतलब कहीं से खरीद कर खरीदना, खुद बेचना उसको। हाँ, दुकान में रख कर रखना, ठीक है, कहीं से खरीदना। आप विनिर्माण नहीं कर रहे हो, आप खुद नहीं बना रहे हो, आप क्या कर रहे हो, जो विनिर्माण कर रहा है उससे खरीद रहे हो और फिर जो है आप उसको बेचने के लिए लगा रहे हो, ठीक है। तो मेन है क्रय। आप कितना खरीदते हो, कैसी क्वालिटी खरीदते हो, ये सब खरीदते समय आपको ध्यान, बेचने का तो ठीक है आपका बिक जाएगा, पर बेचने से पहले आपको खरीदना, क्रय सही तरीके से करना। तो जब व्यापारी फैशन दुकानों में खरीदने के लिए खरीदता है, एक फैशन व्यापारी को फैशन की वस्तुओं के लक्षित बाजार की अब क्रय करते समय विक्रय के बारे में सोचना है कि लक्षित बाजार क्या है, उसकी जानकारी होना चाहिए। साथ ही से फैशन प्रवृत्ति विश्लेषण, ये फैशन की प्रवृत्ति जो हमने पढ़ी, ये सब विश्लेषण पता होना चाहिए कि कब फैशन कितना समय तक फैशन की प्रस्तुति में लगता है, कितना लोकप्रियता में लगता है, कितना पराकाष्ठा में लगता है, कब कमी आने लगती है, कब प्रचलन हो जाता है। ये सब की नॉलेज उस फैशन व्यापारी को होनी चाहिए जब वो इस फील्ड से इन्वॉल्व है, ठीक है। आई बात समझ। बनाने वाले को इन सब से लेना देना नहीं है, बनाने वाले को है कि मैं कैसे असल में उसको तैयार करूं, ठीक है, और क्या मूल्य होना चाहिए। पर इसमें क्या है, इसमें उसको बाकी अनुमान लगाना, कब आएगा फैशन पॉपुलर हो जाएगा, कितना समय इसमें लगेगा, उस हिसाब से मुझे कितना सामान खरीदने की ज़रूरत है और किस प्रकार का सामान खरीदने की ज़रूरत है। तो अब उसको ये चीज़ देखनी है, इससे अधिक सही ऑर्डर दिया जा सकता है, ठीक है। यानी कि अब वो क्या कर रहा है, सही ऑर्डर बिल्कुल तरीके से दे सकता है कि उसे इतना ही ऑर्डर देना है कि इतने ऑर्डर में उसका नुकसान भी नहीं होगा और उसको लाभ भी होता रहेगा। एक डिज़ाइनर के साथ मिलकर कार्य करने वाले फैशन व्यापारी एक बार फिर वस्त्र निर्माण और वस्त्र के विषय में डिज़ाइनर को अपनी विशेषज्ञता प्रदान कर सकेगा। अब अगर ऐसे ही लोग जो है डिज़ाइनर के साथ भी इन्वॉल्व है तो उनको फीडबैक देने का काम कर सकते हैं कि आपके डिज़ाइन में, क्योंकि वो डायरेक्टली विक्रेता से इन्वॉल्व है ना, कि लोगों की क्या ज़रूरत है, क्या मांग है, उसे ज़्यादा पता है, तो वो अपना फीडबैक देकर उनको मदद भी कर सकता है। आई बात समझ? यस मैम। ठीक है। उसके बाद है संवर्धन। संवर्धन जब फैशन व्यापारी डिज़ाइनर के लिए काम करता है तो उसकी पहली वरीयता यह होती है कि डिज़ाइनर के उत्पादन को दुकान तक कैसे पहुंचाएं। अब इसके लिए कम्युनिकेशन चाहिए, लोगों को बताना, डिज़ाइन को फेमस करवाना, ये ज़रूरी है। डिज़ाइनर अपना एक डिज़ाइन तैयार करता है, उसकी इतनी कॉपीज़ बनती है ना। अब वो कॉपीज़ जो है दुकानों तक जाएंगी, तभी लोग तो डिज़ाइनर से डायरेक्ट नहीं लेंगे, दुकानों से खरीदेंगे। तो जो है अब जो है वो क्या, एक मीडियम बनता है दुकानों, ये जब वो विनिर्माण और क्रय के बीच में मीडियम बनता है तो वो संवर्धन कहलाता है। आई बात समझ? जब फैशन व्यापारी डिज़ाइनर के लिए काम करता है तब उसकी पहली विरायता ये तो कि डिज़ाइनर को आप बताना लोगों तक, तो जो उसे अधिक मात्रा में खरीदना पसंद कर सकते हैं, टारगेट तक पहुंचाना कि कौन उस किस प्रकार की दुकान में ये जो है डिज़ाइन लगेगा, ये चीज़ को डिसाइड करना और उन तक वो चीज़ पहुंचाना। तो फैशन व्यापारी को न केवल रचनात्मक मस्तिष्क और प्रबल व्यापारिक कौशलों की दृष्टि की आवश्यकता होती है, बल्कि उसके उत्पादन कौशल भी तेज होने चाहिए, ठीक है, कि उसको किस प्रकार का उत्पादन करना है, रचनात्मक होना चाहिए और जो है कैसे बेचना है ये सब आना चाहिए और कैसे बनाना है ये सब भी आना चाहिए। फैशन व्यापारी डिज़ाइनर द्वारा तैयार परिधान को फैशन प्रदर्शनों में, जो फैशन शोज पता है सबको क्या होते हैं मैम? क्या? फैशन शोज जो होते हैं। यस मैम, उसमें मैम। अलग अलग तरीके के लोग आते हैं ना। हाँ, डिज़ाइन की प्रदर्शनी तरीके से लगती है ना, लोग अलग अलग जो मॉडल्स होते हैं वो डिज़ाइनर का डिज़ाइन पहनकर बताते हैं कि ये डिज़ाइन ऐसा लगेगा, ठीक है मैम वो करते हैं वो। हाँ, तो वो संवर्धन है, लोगों को दिखाना, पेश करना डिज़ाइनर का, तो वो क्या है, संवर्धन। तो ये जो है फैशन शोज ऑर्गेनाइज करने का काम भी कौन करता है, फैशन व्यापारी ही करते हैं, ठीक है। आई बात समझ? यहाँ पे जो रचनाएं हैं, जो डिज़ाइनर के जो थे, वो सब चीज़ें बढ़ा चढ़ाकर आकर्षित तरीके से प्रस्तुत किए जाते हैं ताकि जो ऑडियंस है, जो उपभोक्ता है, वो
अट्रैक्ट हो जाए इन सब चीज़ों से, ठीक है। वो पूरा म्यूजिक चलता है, वो अलग अलग लाइटिंग, मेकअप, ये सब चीज़ों को यूज़ करके क्या कर रहे हैं, अट्रैक्टिव तरीके से बढ़ा चढ़ा कर प्रस्तुत कर रहे हैं डिज़ाइन को, कि लोगों को अच्छा लगे वो डिज़ाइन और वो खरीदने के लिए ज़्यादा प्रेरित हो। आई बात समझ? तो ये किस में आता है आपका, संवर्धन में आता है। किस में आता है, संवर्धन में, ठीक है। इसके अतिरिक्त फैशन व्यापारी डिजाइनर के कपड़ों के लिए लक्षित बाजार भी ढूंढते हैं। वो ये ना, उसका मेन काम अब ये है कि पहुंचाना टारगेट तक, जो बेचने वाले लोग हैं वहां तक पहुंचाना। तो इसीलिए इस लक्षित बाजार ढूंढते हैं कि कहाँ कौन सी प्रकार की दुकानों में बेचे जाएंगे। जैसे अगर बच्चों के कपड़े हैं तो बच्चों की दुकानों तक पहुंचाना, विभागीय दुकानों तक पहुंचाना, जो आपका रिटेल स्टोर्स होते हैं, छूट वाली दुकानों पर पहुंचाना कि किस प्रकार का कपड़ा है, कितना कॉस्ट उसमें लगा और कौन से टारगेट ग्रुप को ये वो करता है। फिर उस तरीके की दुकानों को ढूंढना, ठीक है, बाजार ढूंढना। तो आपको ये 3 चीज़ें समझ आ गई। पहला है उत्पादन या विनिर्माण, दूसरा है क्रय यानी खरीदना, तीसरा है संवर्धन यानी कि बाजार तक पहुंचाने का काम करना, लोगों को दर्शाना, बताना चीज़ को। फिर उसके बाद आपका आता है प्रमोटिंग, संवर्धन यानी प्रमोशन करना। प्रमोशन पता है ना सबको क्या होता है, प्रमोट करना किसी भी चीज़ को। संवर्धन वही है, प्रमोट करना, हाँ, प्रमोशन हो गया। फिर आता है विक्रय, विक्रय यानी कि सेलिंग, बेचना। तो फैशन व्यापार का अंतिम घटक जो हमारा, हमने ये पढ़ा ही था कि जब क्रय इंसान करता है तो विक्रय को अपने दिमाग में रखता है। तो ये बेचना, बेचा किस किस तरीके से जाता है। एक फैशन व्यापारी जो एक डिजाइनर्स के साथ काम करता है, दुकानों को फैशन की वस्तुएं बेचने के लिए उत्तरदायी होता है। अब विक्रय देख हमने कहा ना 2 तरीके से, एक तो फैशन डिजाइनर दुकानों को बेच रहा है वो भी विक्रय है, और जो दुकानदार है वो उपभोक्ता को बेच रहा है वो भी विक्रय हो गया, ठीक है। यहाँ पे विक्रय क्या है, उपभोक्ता को बेचना, और यहाँ पे विक्रय क्या है, डिजाइनर ने जो है दुकानदार को बेचना। आई बात समझ? तो विक्रय 2 स्टेजेस में होगा। क्लियर है मैम? क्रय खरीदना और विक्रय बेचना। ठीक है। एक फैशन व्यापारी जो डिजाइनर के साथ काम करता है, दुकानों को फैशन की वस्तुएं बेचने के लिए उत्तरदायी होता है। तो एक तो फैशन व्यापारी तब जब वो दुकानों को बेच रहा है और दुकानें वह माल ग्राहकों को बेचती हैं। दूसरा फैशन व्यापारी वो जो पहले खरीद रहा है और फिर दुकानों में ग्राहकों को बेच रहा है। इसके लिए भी व्यापारी को पूर्वानुमान और बाजार की प्रवृत्ति का ज्ञान होना चाहिए। जो क्रय करते समय इंसान ने ध्यान रखा था, अब वही चीज़ को इसमें भी विक्रय करते समय भी ध्यान में रखना है, ठीक है। कि पूर्वानुमान लगाना कि कितने समय तक फैशन चलेगा, बाजार किस तरीके से काम चलता है, जिससे वह वस्तुओं के उत्पादन की अनुशंसा कर सके। सृजनात्मकता महत्वपूर्ण होती है, जिससे व्यापारी यह सलाह आवश्यक दे सके कि दुकान में वस्तुओं को कैसे प्रदर्शित किया जाए। अब इसके लिए क्या होता है विक्रय के समय, अब जैसे कि जो हमने संवर्धन में पढ़ा ना, प्रमोशन में, कि अच्छे तरीके से अट्रैक्टिव तरीके से लोगों को जो खरीदने वाला है उसको अब कराना, अट्रैक्ट कराना, दुकानदार को अट्रैक्ट कराना। अब इसमें क्या है कि विक्रय करते समय कपड़े को इस तरीके से पेश करना कि उपभोक्ता को खरीदने में अच्छा लगे। आई बात समझ? तो दुकान में किस तरीके से कपड़ा सजा हुआ है, किस तरीके टंगा हुआ है, किस तरीके से लगा हुआ है, कैसे प्रदर्शित किया गया है, वो भी अब इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि कपड़ा कितना विक्रय होगा। आई बात समझ? यस मैम। जब फैशन व्यापारी एक खुदरा दुकान के लिए काम करता है तो उसके उत्तरदायित्वों में वस्तुओं को खरीदना और दुकान में सजाना भी शामिल रहता है। तो जो खुदरा यानी कि एक साथ आप, जैसे वही हमने कहा ना, दुकानदार है वो खुदरा खरीद रहा है, तो उसको खरीदना और दुकान में सजाना दोनों इसके लिए ज़रूरी होता है कि कितना खरीदना है, क्या खरीदना है और किस तरीके से बेचना है, कैसे सजा कर बेचूंगा, वो ज़रूरी होता है। आई बात समझ? अब यस मैम। यस मैम। अब फैशन व्यापार विभिन्न स्तरों पर होता है। अब 3 स्तरों पर होता है, हमने यही पढ़ा ना, यहाँ पे हमने यही करा कि स्तर कैसे कैसे हैं, कि या तो वो क्रय में होगा, या संवर्धन में होगा, या विनिर्माण में होगा, या विक्रय में होगा, है ना, यही हमने पढ़ा। अब इसको दूसरे तरीके से हम किन 3 तरीकों से स्तर पे करते हैं। पहला, खुदरा संगठन में व्यापारिक गतिविधियां। अगर किसी को फैशन व्यापारी नौकरी चाहिए तो वो किन 3 स्तरों पर काम कर रहा होगा। तो एक तो खुदरा संगठन में व्यापारिक गतिविधियों से रिलेटेड काम करेगा,
या वो क्रय एजेंसियों के व्यापार में सामान बचाने का काम करेगा, या निर्यात उद्यम में व्यापारिक गतिविधियां करेगा। अभी हम करते हैं निर्यात, यानी कि निर्यात का मतलब क्या मैम होता है? निर्यात मैम मैम निर्यात मतलब मैम एक्सपोर्ट जैसे करना। मतलब अपने देश से मतलब किस चीज को बेचना। हाँ, ठीक है। तो अलग अलग पहला लेवल हमारा कौन सा होता है? पहला लेवल होता है रिटेल स्टोर्स में बेचना, ठीक है। दूसरा खरीदने वाला, जो हमने बात करी ना, पहले खरीदो और फिर बेचो। और फिर तीसरा जो है वो एक्सपोर्ट हाउस में बाहर की दुकानों पर दूसरी कंट्रीज में निर्यात करना, ठीक है। तो पहला है खुदरा संगठन में व्यापारिक गतिविधियां। इस पहले स्तर पर अगर वो काम कर रहा है तो क्या क्या होगा? फैशन उद्योग के भीतर यह एक विशिष्ट प्रबंधन प्रकार्य है। यह वह व्यवसाय है जो फैशन की दुकानों को डिजाइनर के प्रदर्शन कक्ष में खुदरा दुकानों तक और फिर ग्राहकों के हाथ में पहुंचाता है। जो हम अभी यहाँ तक पढ़ रहे थे, डिजाइनर है, डिजाइनर जो है दुकान तक पहुंचा रहा है, दुकानदार है वो फिर ग्राहकों को बेच रहा है। तो ये सारा किस में आता है? हमारा खुदरा में, ठीक है। यह खुदरा संगठन में आंतरिक नियोजन द्वारा प्राप्त किया जाता है। सुनिश्चित करता है कि व्यापार में विक्रय के लिए उस मूल्य का माल का पर्याप्त प्रावधान रहे जिस मूल्य पर ग्राहक इच्छा पूर्वक लेने के लिए तैयार है, ताकि लाभप्रद प्रचालन सुनिश्चित हो। डन? ये वाला क्लियर है? हाँ या ना? तो ये जो हमारा चल रहा है, जो हमने पहला स्टेप पढ़ा, ये सारा खुदरा संगठन से इन्वॉल्व है। दूसरा जो हमारा लेवल होता है वो होता है क्रय एजेंसियां व्यापार के में समान। यह एजेंसी वस्तुओं के क्रय के लिए परामर्श देती है। अब ये एजेंसी है, जब हम एजेंट इन्वॉल्व करते हैं, हम डायरेक्टली नहीं खरीद रहे, बीच में कौन है? एक एजेंट इन्वॉल्व है। एजेंट पता है कौन होते हैं? यस मैम। जो बीच में असिस्टेंट नहीं होते, एजेंट होते हैं जो अपने कमीशन लेते हैं बीच में, कि आपको यहाँ तक का ऑर्डर मैं दिलवा दूंगा पर आप मुझे इतनी कमीशन दोगे। आई बात समझ? तो एक तो वो डायरेक्ट जो बनाना बेचना इस सब से रिलेटेड है। इनके बीच में जो होता है एजेंट इन्वॉल्व होते हैं, क्रय एजेंसियां, ठीक है। तो अब ये क्या कर रहे हैं? ये जो है परामर्श देती है कि कहाँ से लेना चाहिए। यह क्रय एजेंसी ग्राहकों के लिए सामान उपलब्ध कराने के कार्यालय में काम करती है। क्रय एजेंसियों के माध्यम से खरीदना निर्यातकों के लिए लाभदायक होता है। तो स्पेशली जब कोई निर्यात कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है, तो उनको क्या करना है? अब उन्हें दूसरी कंट्री के बारे में नॉलेज नहीं होती कि वहाँ पे कैसा माल बिकता है, वहाँ बाजार कैसे काम करता है। तो वहाँ पे जो क्रय एजेंसियाँ होती हैं वो गाइडेंस देती है, परामर्श देती है, काउंसलिंग वगैरह देती है, ठीक है। क्योंकि यह लागत और समय का पर्याप्त बचत करती है। अब इसमें आपको धक्के नहीं खाने पड़ते हैं, आपका समय भी बचत होती है। क्रय एजेंटों का उत्तरदायित्व विक्रेताओं की पहचान करना, मूल्य का मोलभाव करना, बनते समय गुणवत्ता की जांच करना, लादन पूर्व गुणवत्ता की जांच करना होता है। अब वो क्या कर रहे हैं? अब एक एजेंसी है, वहाँ पे वो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट दिलवाने का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या करें? इंस्पेक्शन करेंगी ताकि उनका नाम भी खराब ना हो, और मोल भाव करेंगे ताकि बहुत अधिक दाम भी ना हो। तो ये सब जो है मदद करती है। वे उत्पादन प्रक्रिया के दौरान गुणवत्ता का नियमित नियंत्रण भी करते हैं। जब उत्पादन हो रहा होता है तो वो टाइम टू टाइम जो है जांच भी करती रहती हैं, ताकि जो है क्वालिटी जो है मटेरियल की खराब ना हो। आई बात समझ? तो एक डायरेक्ट हो गया जब आप खुद इन्वॉल्व हो बिना एजेंट के। दूसरा जो है आपका एजेंट बीच में इन्वॉल्व होते हैं, जो बेचने और खरीदने में अपना रोल प्ले करते हैं, ठीक है। फिर निर्यात उद्यम में व्यापारिक गतिविधियां। इसे समझने के लिए सबसे अच्छा यह होगा कि पहले निर्यात उद्यम में व्यापारी की भूमिका को समझा जाए। निर्यात उद्यम में दो प्रकार के व्यापारी होते हैं, ठीक है। अब यही है, हमने पढ़ा ना कि एजेंट की जरूरत कब पड़ती है? जब निर्यात होता है। आई बात समझ? यस मैम। ठीक है। अब जो है व्यापारी होते हैं क्रय एजेंट और उत्पादक व्यापारी। अब वो ये हमने बात करी दोनों। एक तो उत्पादक व्यापारी, ये जो बना रहा है। क्रय एजेंट यानी ये जो बेचने के लिए मैम सलाह दे। हाँ जी। मैम एक चीज पूछनी थी मैम, जो एजेंट होता है मैम वो यही होता है कि वो कमीशन लेता है बस? नहीं नहीं, वो हर चीज़ दे रहा है। वो सिर्फ ये नहीं है कि बीच में वो है, वो गाइडेंस भी दे रहा है कि यहाँ से आपको सस्ता मिलेगा, ये वाली सेम चीज़ जो आपकी रिक्वायरमेंट है ये यहाँ से मिलेगी। तो उनको नॉलेज है ना पूरी मार्केट की, कि कहाँ से कौन सा सामान कम दाम पे मिल जाएगा। वो सब काउंसलिंग देते हैं, इंस्पेक्शन को गुणवत्ता साथ में नियंत्रित करते रहते हैं सामान की, ताकि आपको खराब क्वालिटी ना मिले,
तो वो एक्सपीरियंस है बेसिकली, उनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है इन चीज़ों का कि कहाँ से खरीदना चाहिए, कहाँ से बेचना चाहिए। क्योंकि अधिकतम जो होते हैं ना, जो उत्पादन से संबंधित लोग होते हैं, उन्हें बाजार की जो या क्रय से संबंधित लोग होते हैं, उन्हें बाजार की ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि ये सामान बाजार में बिकना कितने दाम में चाहिए, कहाँ बेचना चाहिए। ना खरीदने वालों को नॉलेज होती है कि कहाँ से खरीदना चाहिए ये गुणवत्ता का। तो वो एक मीडियम प्रोवाइड करते हैं, एक जरिया बन जाते हैं कि दोनों को आसानी हो जाए खरीदने बेचने में। ठीक है, और गुणवत्ता भी सारी नियंत्रित रहे। अब यही है आपका निर्यात उद्यम व्यापारी गतिविधियां। अब इसमें आपका जो होता है यही क्रय एजेंट जो ये वाला एजेंसी में काम कर रहे हैं, और उत्पादक व्यापारी जो बनाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, ये दोनों दो तरीके से व्यापारी होते हैं। क्रय एजेंट खरीदारों और उत्पादकों के बीच में मध्यस्थता का कार्य करते हैं। जो क्रय एजेंट है, ठीक है, खरीदने वाले जो एजेंट है वो उत्पादक, खरीदार, जो खरीदार कौन सा हुआ, जो मान लीजिए मैं दुकानदार हूँ तो मैं खरीदार हूँ उस समय, और उत्पादक डिजाइनर है। ठीक है, तो डिजाइनर और मेरे बीच में क्रय एजेंट जो होगा वो बीच का मध्यस्थता का काम करेगा। ठीक है, मैं जाऊंगी, मैं क्रय एजेंट के पास जाऊंगी कि मुझे बताओ कहाँ से खरीदना है, और वो जो है खरीदार जो है वो सॉरी जो बनाने वाला है उत्पादक डिजाइनर है, वो भी क्रय एजेंट के पास जाएगा जो कि मेरे तक उसको पहुंचाने में मदद करेगा। आई बात समझ आ? अब मेरे बीच में और उत्पादक के बीच में मध्यस्थता करेगा अगर मैं क्या हूँ, एक दुकानदार हूँ। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, अब इस क्रय एजेंट का क्या जिम्मेदारी है? इसकी एजेंट की जिम्मेदारी ये है कि उत्पाद का विकास खरीद की आवश्यकताओं के अनुसार हुआ। अब मैं अपनी डिमांड दे रही हूँ कि मेरे को ये चीज़ चाहिए, आप इस हिसाब से बना देना। ठीक है, मुझे इतनी टी शर्ट्स चाहिए, ये डिज़ाइन वाली चाहिए, आप ये बना देना। ठीक है, मैं दुकानदार थी, मैंने ऑर्डर दिया, मैं क्रय विक्रेता के पास गई, सॉरी क्रय एजेंट के पास गई। क्रय एजेंट ने खरीदार को मेरी ज़रूरतों के बारे में बता दिया और ये सुनिश्चित किया कि जो मैंने डिमांड दी थी वही पूरी हो रही है। ठीक है या ना? हेलो, यस मैम। समझ आ गया? मैं एक Yes, ma'am. दुकानदार हूँ, मैंने ऑर्डर दिया, मुझे ये चीज़ चाहिए, तो वो मुझे जो क्रय जो होगा क्या बोलते हैं उसको, एजेंट है, क्रय एजेंट को मैंने बताया मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे आप एक अच्छा उत्पादक ढूंढ कर दो। तो वो गया, ढूंढा उसने, और उसने कहा कि हाँ आपकी ये जो ज़रूरतें हैं ये वाला डिज़ाइनर दे सकता है, इसी दाम में दे सकता है, यही क्वालिटी दे सकता है। अब वही है, अब उसकी जिम्मेदारी क्या हुई? स्रोत ढूंढना, कहाँ से मिलेगा, नमूना लेना, उसके सैंपल लेना, खरीदार से बातचीत करना, बात करना कि देखो ये नमूना है, आपको पसंद है या नहीं। ठीक है, ये एक हो गया पहला एजेंट, क्रय एजेंट जो काम। क्या बोल रहे हो? दूसरी ओर दूसरी ओर उत्पादक व्यापारी उत्पादन और खरीदार व्यक्तियों के बीच मध्यस्थता करता है। दूसरी ओर कौन है? उत्पादक व्यापारी। उत्पादक व्यापारी जो कौन है? बना रहा है, वो उत्पादन और खरीदार व्यक्तियों के बीच मध्यस्थता करता है। अब खरीदार व्यापारी जो हो गया वो वही मैं हूँ, खरीदार व्यापारी, और जो है उत्पादन व्यापारी कौन है? जो डिजाइनर है, उसके बीच में जो है उत्पादक व्यापारी मध्यस्थता, यानी 4 लेवल है इसमें भी। ठीक है, अब क्या है? एक तो डिजाइनर को प्रमोशन के लिए एक उत्पादक व्यापारी रखना पड़ता है, तो वो उत्पादक व्यापारी हो गया। और जो है खरीदार हो गई, अब वही मैं हूँ या जो मेरा एजेंट है, दोनों में से कोई हो सकता है, तो वो उत्पादक व्यापारी जो है वो उनके बीच में मध्यस्थता का कार्य कर रहा है। उसकी जिम्मेदारी ये है कि उत्पादन को समयबद्धता और खरीदार की आवश्यकता के अनुसार करना। अब ये जो है ये उत्पादक व्यापारी डिजाइनर को बताएगा कि उत्पादक जो खरीदार है उसकी ये मांगे हैं, आप ऐसा डिजाइन बनाकर दो। आई बात अब समझ?
तो ये भी दो स्तर पर चलता है, एक क्रय एजेंट और उत्पादक, क्रय एजेंट हो गया, और दूसरा उत्पादक व्यापारी जो बनाने वाला है, बनाने वाला एक डिजाइनर, और जो खुद बड़े स्तर पर वो बना रहा है उसके भी ये में काम करता है। ठीक है, क्लियर है ये चीज? ओके मैम। ठीक है। फैशन व्यापार की अन्य संकल्पनाएं और आवश्यकताएं जिनको समझने की जरूरत है। इसमें मेन चीज होती है हमारी लक्षित बाजार। हमें टारगेट मार्केट पता होनी चाहिए कि हमारे लक्षित बाजार क्या है। इससे उपभोक्ता के की उस श्रेणी के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसे व्यापारी उत्पादन बेचने के लिए लक्षित करता है, या मेरे को मैं अपना सामान इसी तरीके से बेचूंगी जो मेरा लक्षित बाजार चाहेगा। यह आवश्यक है कि लक्षित बाजार को समझा जाए, क्योंकि यह विक्रय विभाग को उनके उपभोक्ताओं पर केंद्रित रहने में सहयोग देता है। उनका द्वारा सामान खरीदने की संभावनाएं अधिक होगी। मुझे अगर पता है कि मेरा लक्षित बाजार की ये मांगे हैं तो मैं उत्पादन में इन्हीं सब चीज़ों का ध्यान रखूंगी, पैसे का भी और डिज़ाइन का भी, दोनों का। और साथ ही विपणन, विक्रय और व्यय का अधिकतम लाभ मिलेगा, तो फिर मुझे लाभ सबसे ज़्यादा मिलेगा। यह बाजार विभाजन द्वारा किया जाता है। अब बाजार को ना विभाजित, अब कैसे पता चलता है लक्षित बाजार? जब हम मार्केट को डिवाइड कर देते हैं। बाजार विभाजन ऐसी नीति है जो बड़े बाजार को उपभोक्ताओं के लिए उप समूह में बांटती है, जिसकी आवश्यकताएं और समान उपभोक्ताएं तथा बाजार में उपलब्ध सेवाएं सर्वमान्य होती हैं। वही हमने बाजार को डिवाइड कर दिया, इतने जो है कम दाम देकर सामान खरीदते हैं, इतने लोग जो है डिज़ाइन देकर सामान खरीदते हैं, इतने लोग जो है बस दूसरों को देकर खरीदते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं? बाजार को विभाजित कर रहे हैं। अब बाजार को किस हिसाब से विभाजित किया जा सकता है? पहला जननांकीय विभाजीकरण। जननांकीय मतलब कि हमारा डेमोग्राफिक, यानी कि जनसंख्या कितनी है, कितने आयु के हिसाब से बांटना, जेंडर यानी मेल फीमेल के हिसाब से बांटना, क्या काम करते हैं लोग उसके हिसाब से बांटना, उनकी शिक्षा के हिसाब से बांटना, उनकी तनख्वाह आय के हिसाब से बांटना। तो ये हो गया जननांकीय, डेमोग्राफिक। भौगोलिक यानी कि कौन से नगरों में है, कौन लोग राज्य में रह रहे हैं, उस हिसाब से जो है बाजार को बांटना, क्योंकि नगरों के लोगों की ज़रूरतें अलग होती हैं और राज्यों के जो है महानगरों के लोगों की अलग, और जो है क्या बोलते हैं गांव वगैरह के लोगों की अलग डिमांड होती है ना, कपड़ों को लेकर, डिज़ाइन को लेकर। फिर हमारा वृत्ति परक विभाजन। लोगों की क्या है, सामाजिक गतिविधियां किस प्रकार की हैं, क्या शौक है लोगों के, मतलब बेसिकली जैसे शौक का है कितने, वहाँ पे लोग जो है किस जगह पर रह रहे हैं, वहाँ लोग ज़्यादातर टेनिस खेलना पसंद करते हैं तो वो ज़्यादातर कैजुअल कपड़े वगैरह पहनेंगे। जो है वहाँ पे अगर ज़्यादातर लोग सांस्कृतिक गतिविधियों में इन्वॉल्व है तो वहाँ पे लोग ट्रेडिशनल कपड़े ज़्यादा पहनेंगे। तो लोगों का इंटरेस्ट इस हिसाब से जज किया जाता है। ठीक है। व्यवहारगत विभाजीकरण, किस तरीके का लोगों का रवैया है, विशेष उत्पादों या सेवाओं की, जैसे कि कितने लोग डिस्काउंट देख कर ले रहे हैं, ये क्या है? व्यवहार कि कितनों को डिस्काउंट या कोई स्कीम को लेकर इंटरेस्ट आता है। तो इस हिसाब से भी कितने लोग इंस्टेंटली कपड़े खरीदते हैं, कितने लोग प्लान करके खरीदते हैं। तो ये हो गया व्यवहारगत तरीके से विभाजन। आई बात समझ? तो इस हिसाब से क्वेश्चन आपका आ जाता है कि बाजार का विभाजन किस प्रकार किया जाता है। 4 तरीके से, जननांकीय, भौगोलिक, मनोवृत्ति और व्यवहार, इस हिसाब से जो है वो करते हैं। फिर आप व्यापारी के रूप में उपभोक्ता की मांग की भी व्याख्या करने की आवश्यकता होती है। ये समझने की आवश्यकता होती है कि उपभोक्ताओं की खरीदारी के लिए प्रोत्साहन क्या होते हैं, किस हिसाब से व्यवहार जो है वही हमारा जो हमने पढ़ा ना कि व्यवहार, क्या व्यवहार होता है, किस हिसाब से जो है उपभोक्ता खरीदने के लिए प्रोत्साहित होता है। ठीक है। तो ये चीज़ें गैस करना कि क्या चीज़ें उपभोक्ता को अट्रैक्ट करती हैं, ये नॉलेज होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है अगर कोई व्यापार में जो है फैशन व्यापार में इन्वॉल्व है। तो व्यापार के लिए सही बातें, सही व्यापार यानी फुटकर व्यापारी को अपने शेल्फों सामान पर भरी रखनी चाहिए जिस ग्राहकों की ज़रूरतें रहती हैं। तो वही आपको, अगर आप लोगों का पता है, आपको डिमांड पता है क्या है, तो आपको ज़्यादातर एग्जीबिशन ओपनली वो चीज़ रखनी चाहिए जो लोगों आपको पता है कि ज़्यादा खरीदना पसंद कर रहे हैं। सही स्थान पर रखना कि लोगों की पहुंच वहाँ तक हो सके, लोगों को नज़र आ जाए। सही समय पर रखना, वही जो अभी ट्रेंडिंग है वो उस हिसाब से रखना, यानी कि जैसे कोई वो है मौसम का भी इसमें आ सकता है कि विंटर्स में जो फैशन वाले कपड़े हैं वो विंटर के मौसम में ही रखें, समर में ना रखें, तो वो समय आ गया। सही मात्रा में कि जितना आपका बिकने के काबिल है, जितना आपका अजीब नहीं लगेगा,
उतनी मात्रा में रखें। मूल्य सही होना चाहिए, दाम जो है लोग खरीदने जो जितना खरीद सकते हैं आपकी टारगेट मार्केट उतने ही मूल्य निर्धारित करें, और वहीं सही संवर्धन यानी प्रमोशन सही तरीके से करें। ठीक है। इसके बाद आपका फैशन के खुदरा संगठन, स्टोर जो होते हैं वो अलग अलग तरीके से डिवाइडेड होते हैं। ठीक है। संगठनात्मक ढांचे में खुदरा जो पहला जो हमारे किस तरीके से सामान किस किस तरीके की दुकानों पर बिकता है, तो वो किस हिसाब से होता है। एक होता है छोटा एकल इकाई स्टोर। छोटा एकल इकाई स्टोर जो हमारे घर के आसपास की दुकानें होती है, ये पड़ोस की दुकान की तरह है, मालिक परिवार द्वारा चलाए जाने वाले स्टोर। ये कौन से होते हैं हमारे छोटा एकल इकाई स्टोर। दूसरा जो हमारा है वो है विभागीय स्टोर। विभागीय स्टोर जैसे कि आपके मॉल्स वगैरह में डिपार्टमेंटल स्टोर होते हैं ना, तो वो क्या होते हैं, वहाँ पे आपको खाने की चीज़ें भी मिल रही हैं। डिपार्टमेंटल स्टोर का मतलब ये डिपार्टमेंट है, वहाँ पे स्पोर्ट्स का अलग है, मेल का अलग है, फीमेल का अलग है, कपड़ों का भी हो गया, फिर ज्वेलरी का अलग है, जूतों का अलग है, खाने की चीज़ें भी मिल रही हैं, किराना भी मिल रहा है, ये सब भी है। तो वो कौन सा होता है डिपार्टमेंटल स्टोर या विभागीय स्टोर। वहाँ पे क्या हो रहा है, खेल का सामान, कपड़े, यांत्रिक कोई फ़ोन वगैरह हो गए, स्वास्थ्य वाली चीज़ें हो गई, मेकअप हो गया, ये सब भी एक ही जगह पर छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स बने हैं कि आप यहाँ जाओ ये भी खरीद लो, यहाँ जाओ ये भी। तो ये सब भी फैशन का ही भाग है, तो आप इस तरीके से ले सकते हो। तो छोटा इकाई स्टोर यानी सिर्फ एक ही स्टोर है, परिवार चलाता है कई सालों से, और जो है वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, ज़्यादा सामान वहाँ पे नहीं देखने। विभागीय में आपको बड़ी सारी वैरायटी मिल जाएगी डिपार्टमेंट वाइज। तीसरा होता है स्टोर श्रृंखला। स्टोर श्रृंखला यानी कि एक ही स्टोर जिसकी आपको अलग अलग जगह पे दुकानें मिल जाएंगी, जैसे ब्रांडेड स्टोर होते हैं। ठीक है। और जैसे कि आपका मार्क्स एंड स्पेंसर है, उसके आपको बहुत सारे ब्रांड मिल जाएंगी, H&M है बड़ी सारे मिल जाएंगी, लाइफस्टाइल है बड़ी सारे मिल जाएंगी। ठीक है। तो ये जो है ये स्टोर श्रृंखला है, इसके अलग अलग नाम से, एक ही नाम से आपको अलग अलग जगह पर मिल जाएंगे स्टोर। आई बात समझ। तो 3 तरीके से हमारी दुकानें होती हैं। ये समझ आ गया। 3 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है इसमें से। खुदरा संगठन कितने प्रकार के, छोटे इकाई स्टोर, उसके बाद विभागीय स्टोर, और तीसरी जो है हमारी जो श्रृंखला चलती है हमारी इसकी। ठीक है। तो स्टोर श्रृंखला डन। यस मैम। चलिए अब इसके आगे जो हमारा विभाग रह गया, प्रमुख विभाग और जीविका वाला पोर्शन रह गया, नेक्स्ट क्लास में हम कर लेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो फ्राइडे की क्लास में हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। अभी मैंने आपको प्रैक्टिकल का बोला है, तो सब ध्यान से सुनेंगे। ये देखो मैं अभी भेज रही हूँ आपको, ये हो गई है आपकी वीडियो इसकी प्रैक्टिकल की जो मैंने बनाई है। तो सब बच्चे प्रैक्टिकल वाली वीडियो ज़रूर देखें। यस। ठीक है। और फिर जो है आपने दोनों चीज़ें देखकर, और मुझे दोनों की अटेंडेंस चाहिए। ठीक है। प्रैक्टिकल की क्लास की भी मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, आप वो वीडियो देखेंगे और मुझे फिर अटेंडेंस भी भेजेंगे। ओके मैम। ठीक है मैम। हाँ जी। अब अटेंडेंस बोलो, 12th जी पहले बोल दो। आज की क्लास की अटेंडेंस, प्रैक्टिकल वाली मैं वीडियो देख कर लूँ, जिनकी वीडियो के ऊपर आएगी अटेंडेंस, वीडियो के ऊपर मतलब आप नीचे सीधा वीडियो खोलेंगे, उसके कमेंट में डाल देना, वो मैं पहचान जाऊंगी कौन है। ठीक है। यहाँ ग्रुप पे मत डालो उसको, मैं वीडियो जो जितने बच्चे होंगे वो उसके नीचे कमेंट में अपनी मार्क करें, ताकि मुझे पता चल जाए कि इस बच्चे ने वीडियो खोल कर देखी है। ठीक है। ओके मैम। ठीक है। तो उसकी अटेंडेंस वीडियो में नीचे कमेंट में डालनी है, ग्रुप पे नहीं डालनी, स्क्रीनशॉट लेकर, ताकि वो पता चले कि मैम 51 की लगा दो। किसने असल में देखी। रोल नंबर रुको, मैं पहले से बोल रही हूँ। जी का रोल नंबर 1 कोमल। मैम बुक मिस्टेक हो गई, जाना है ना इसलिए मैं बोल रही थी। क्या रोल नंबर है? 51। 51। साबिया। यस मैम। ठीक है जाओ। चलो रोल नंबर। थैंक यू। रोल नंबर 1 कोमल नहीं है। 2 सोनम। 3 कोमल। बेटा जिसके जो भी बोल रहा है आवाज ब्रेक हो रही है, क्लास ग्रुप पे लिख दो क्या बोल रहे हो आप। 3 कोमल। 4 पूजा। 5 कोमल।
प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट मैम। कौन 5 कोमल की 4 पूजा? यस मैम, मैम 5। 5 कोमल, ठीक है। प्रेजेंट मैम। कौन बोल रहा है प्रेजेंट? अपना नाम बोलो बेटा, अभी कंफ्यूज हो रही हूँ मैं दोनों में से। मैम रोल नंबर 1 मैम प्रेजेंट 1 है। कोमल भी है। अच्छा 1 कोमल है, ठीक है। कोमल। जब आप अब प्रेजेंट आप बाद में बोलते हो ना तो अपना नाम बोला करो, रोल नंबर साथ में। 6 निकिता। ओके मैम। प्रेजेंट मैम। 7 कविता। 8 अफसाना। प्रेजेंट मैम। 9 अमृता। प्रेजेंट मैम। 10 नितिका। प्रेजेंट मैम। 11 साहिबा। रितिका बेटा अब आप आए हो, क्लास ओवर हो चुकी है। ये रोहन कुमार जो भी आए हैं, ये क्लास आपकी 12 बजे होती है, 11 बजे होती है? ये क्या टाइम है क्लास में ऐड होने का? अटेंडेंस लगाने आ जाएंगे, पूरी क्लास मिस कर दी, जो समझाया जो बताया कुछ नहीं पता। रोल नंबर रितिका जो अभी ऐड हुई है, और ये जो आपका रोहन कुमार नाम से कोई बच्चा ऐड हुआ है। रोल नंबर 11 साहिबा। 12 शालिनी। 13 अनुषा। यस मैम। 12 शालिनी। यस मैम। 13 अनुषा। नहीं है अनुषा। 14 नीतू। 15 शोभा। 16 कुसुम। यस मैम। 17 रोशनी। 18 मोनिका। 19 सुमन। यस मैम। 20 सपना। रितिका आपको अटेंडेंस नहीं मिल रही? मैंने सिर्फ इसीलिए ऐड किया आपको ताकि आपको बता सकूं कि ये कोई टाइम नहीं है ऐड होने का। 20 सपना। 21 मीनाक्षी। 22 कुमकुम। 23 प्रीति। 24 राखी। 25 चंचल। 26 सोनाली। 27 रूमा। 28 आशा। 29 पूजा। 30 अंशु। 31 मनीषा। 32 रिंकी। 33 सरिता। कौन है? रिंकी है? मैंने बोला ना आपका अगर लेट हो जाता है तो एटलीस्ट नाम रोल नंबर दोनों बोलो। 34 शिवानी। सरिता लगा दी। 34 शिवानी। 35 काजल। 36 मुस्कान। मैम। 37 शिवानी। प्रेजेंट मैम। 38 अंजलि। 39 खुशबू। 40 वर्षा। यस मैम। 41 दीपिका। 42 निकिता। जिसकी लगती जा रही है वो एग्जिट करते जाओ। 43 नीरज। 44 भावना। प्रेजेंट मैम। 45 आंचल। मैम खुशबू ठंडमान के लिए लगा आपने। 45 आंचल। यस मैम। 46 शाहीन। 47 सकीना। 48 इकरा। 49 मुस्कान। 50 प्रीति। प्रेजेंट मैम। 51 लग गई। 52 मुस्कान। प्रेजेंट मैम। 53 कशिश।
Present, ma'am. 54 तबस्सुम, 55 आशियाना, Present, ma'am. 56 जैनब, Yes, ma'am. 57 साहिबा, 58 मानसी, 59 रोशनी, 60 जैस्लीन, Present, ma'am. 61 श्रुति, Present, ma'am. 61 श्रुति, Present, ma'am. ये रोहन कुमार नाम से 61 श्रुति। No, ma'am. मेरी 23 मैम, रोल नंबर 23 है, उसकी माइक में आवाज नहीं आ रही मैम। कौन है रोल नंबर 23? मैम प्रीति। कहाँ है, कौन है? मैम, एक मिनट, ये प्रीति रोहन 23 रोहन कुमार नाम से कौन है? ये रोहन कुमार नाम से बोलना जरा, कौन है रोहन कुमार नाम से? सॉरी, रोशन कुमार नाम से, रोशन कुमार। बेटा एंड में आया ना तो। मैम हमारा 23 हाँ, 61 श्रुति, 61 श्रुति, 62 निधि, 62 निधि, 63 उजाला, Yes, ma'am. Ma'am, take present. निधि, Yes, ma'am. 64 काजल, 65 अदिति, Present, ma'am. 66 कशिश, Present, ma'am. 67 देविका, प्रेजेंट मैम। 68 नेहा। Ma'am, 41 Deepika. मैम हमारा लगा दो 23। लगा दी 23 Ma'am, 41. दीपिका, ठीक है, लगा दी। अब 12th आई वाले बोलो। रितिका तो लेट आई है। रेखा, रोल नंबर 2, 3 महक, 4 परमिता, 5 अंजलि, Yes, ma'am. 6 खुशी, 7 पूजा, Yes, ma'am. 7 पूजा, खुशी नहीं है। 6 खुशी है, नहीं है। 8 आरती, 9 पूनम, Yes, ma'am. 10 मोनिका, Yes, ma'am. 11 रूपा, 12 नेहा, Yes, ma'am. 13 प्रिया, Yes, ma'am. 14 शिवानी, 15 अंजलि, 16 प्रियंका, यस मैम। 17 सिमरन, Yes, ma'am. 18 काजल, Yes, ma'am. 19 सपना, Yes, ma'am. 20 शालू, 21 कविता, 22 नैन्सी, Present, ma'am. 23 नरगिस, Yes, ma'am. 24 सपना, कनियावन 25 जूली, Yes, ma'am. 26 कोमल,
27 रुखसाना, 28 सिमरन, 29 मिथिलेश, Yes, ma'am. 30 आमरीन, Yes, ma'am. 31 आफरीन, Yes, ma'am. 32 अक्कू, Present, ma'am. 33 प्रीति, Yes, ma'am. 34 इशरत, Yes, ma'am. 35 शहनाज, 36 रूबी, Yes, ma'am. 36 रूबी, 37 अंकिता, 38 राहत, 39 नेहा, Present, ma'am. 40 प्रियंका अदिति, 41 प्रियंका, 42 श्वेता, 43 ज़ेबा, 44 शिवानी। Yes, ma'am. कोई रह गया या जिसको डाउट है उसकी लगी कि नहीं लगी वो बोल दो, बाकी सब एग्जिट कर जाओ। जी में कोई रखता है जिसको रह गया है, जो रह गया हो। सोनम, कोमल, कविता, साहिबा, अनुषा, 12th I 14 roll number. 14 रोल नंबर शिवानी। ठीक है, शिवानी ना। Yes, ma'am. ठीक है, अनुषा, नीतू, शोभा, रोशनी, मोनिका, सपना, मीनाक्षी, कुमकुम, राखी, चंचल, सोनाली, रूमा, आशा, पूजा, अंशु, मनीषा, रिंकी, शिवानी, काजल, अंजलि, नीरज, शाहीन, सकीना, इकरा, मुस्कान, तबस्सुम, साहिबा, मानसी, काजल, इन सब की एब्सेंट लगी है। और 12th आई में रेखा, महक, परमिता, दीपिका, सॉरी रितिका, रेखा, महक, परमिता, खुशी, आरती, रूपा, अंजलि, कविता, सपना, कोमल, सिमरन, रूबी, अंकिता, राहत, अदिति, प्रियंका और ज़ेबा, इनकी एब्सेंट लगी है।